हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, सीटेट 2022-23 को टारगेट करते हुए हिंदी की क्लासेस जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें आपकी 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज ये क्लास नंबर आपकी 4 रहेगी, जिसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये जो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, यह पेपर आपका 4 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था, 4 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था, यह वही पेपर है आपका। ठीक है, इसको हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। इस पेपर के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे किस तरीके से पैराग्राफ पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इतना बड़ा पैराग्राफ अगर हम पढ़ेंगे, बार बार क्वेश्चन इसमें से ढूंढेंगे तो कैसे आंसर दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप समझेंगे, क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ढेर सारे मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं आप, अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर पाएंगे हमारे माध्यम से। तो ये आपका देखिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो आपको हिंदी आप चूज करते हैं, सेकंड आपकी इंग्लिश रहती है। और यहाँ पे निर्देश लिखा होता है कि 91 से लेकर के 99 तक जो गद्यांश है उसको पढ़ करके आंसर देना है। तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर ढूंढेंगे, तो वो कह सकते हैं एक तरीके से हमारी मूर्खता होगी। आपको करना क्या है, देखिए लिखा तो होता है कि 91 से लेकर के 99 तक, लेकिन इसमें मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चंस का ही आंसर आपको इसमें मिलता है। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद दिमाग लगा करके आंसर देना होता है। एक बार सरसरी नजर इस पर डाल सकते हैं हल्का सा कि किसके बारे में बात हो रही है। इसमें बात अगर हो रही है तो हो रही है, अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है, राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है, देश का सम्मान बढ़ेगा, संस्कृति सुरक्षित रहेगी। यानी कि यहाँ पे हम समझ गए कि इस पैराग्राफ में देश की बात हुई है। शुरुआत में भी वही है, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से है ना। हम एक नजर इस पे डाल सकते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो क्वेश्चन कहता है हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। हम इसको एक बार देखेंगे कहाँ से कहानी इसमें शुरू है, यहीं से शुरू है। हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। आंसर हमको मिल गया कि जो है हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। आंसर हमको मिल गया देश की हीनता और श्रेष्ठता के साथ में। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा है। हम हीन होंगे, देश हीन हो जाएगा, हम श्रेष्ठ होंगे, देश श्रेष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है। देश का सम्मान बढ़ने का क्या मतलब है। तो अब चलते हैं ऊपर इसमें पैराग्राफ में और देखते हैं इसमें कहाँ लिखा होगा। लिखा है आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी, है ना। यही तो लिखा है, देश का सम्मान बढ़ेगा, संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो आंसर ऑप्शन में भी यही कहीं होगा, देश का सम्मान बढ़ेगा तो संस्कृति भी हमारी सुरक्षित रहेगी। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाता है। आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, दिमाग लगाना है। शिष्ट व्यवहार का उदाहरण क्या है। अब इसमें पहले ऑप्शन पढ़िए, वचन ना निभाना, क्या ये अच्छा व्यवहार होगा आपका, जी नहीं। अपशब्दों गाली गलौज का प्रयोग करना, जी नहीं। कूड़ा बाहर फेंकना, क्या ये शिष्ट व्यवहार है, नहीं। समय का पाबंद होना शिष्ट व्यवहार है। इसका ऐसा तो है नहीं कि इसका आंसर आप उस पैराग्राफ में ढूंढने जाएंगे, जबकि उसमें तो लिखा था 91 से लेकर के 99 तक आंसर आपको ढूंढ करके देना है। नहीं, सारे क्वेश्चंस का आंसर उसमें नहीं मिलता है, लेकिन जो है कुछ ही क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, बाकी आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है समय का पाबंद होना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ क्या है। क्या इसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये खुद क्वेश्चन कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि असली गड़बड़ क्या है। पेपर आपका 4 जनवरी 2022 को हुआ था। कमियों को उजागर करना, यानी कि जो आपके अंदर कमियां हैं आप उनको उजागर करिए। क्या ये असली गड़बड़ यही है, या फिर आगे बढ़ते हैं। शिष्ट आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, क्या असली गड़बड़ यही है, या दूसरे देशों की जानकारी रखना, केवल निंदा करना, सही व्यवहार ना करना। तो प्रॉब्लम तो यही है, आप केवल निंदा किए जा रहे हो, सही व्यवहार नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि असली गड़बड़ यही है। ठीक है, ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक की दृष्टि में, यानी कि राइटर के अकॉर्डिंग आपको बताना है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है।
देश की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा, अपने देश की दूसरे देश से तुलना करना, क्या ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हम रात दिन तुलना ही करते रहें। शिष्ट व्यवहार की अनदेखी करना, यानी कि जो अच्छा व्यवहार है उसको अनदेखी कर दें। राष्ट्रीय संस्कृति की उपेक्षा करेंगे क्या हम? जी नहीं। दिमाग लगाएंगे, आंसर खुद मिल जाएंगे, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही ऑप्शन इसमें अच्छा लग रहा है हमको, देश की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमारा देश श्रेष्ठ रहे, देश की प्रतिष्ठा मान सम्मान बना रहे। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है? केवल 2 क्वेश्चन हमने उसमें से फाइंड किए पैराग्राफ में, बाकी सब अपने आप आंसर मिल रहे हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जबकि उसमें लिखा था 91 से 99 तक। तो ऐसा आप भी करेंगे। श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है? शुद्धता, उत्कृष्टता, स्वीकृति या सम्मान। श्रेष्ठता से तात्पर्य होता है उत्कृष्टता से। किससे? श्रेष्ठता से तात्पर्य क्या है? उत्कृष्टता से। ऑप्शन 20 में आपका राइट हो जाता है। इधर उधर लगाने का अर्थ क्या होता है? क्या इसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा? नहीं, इसका अर्थ तो उसमें लिखा नहीं है। इधर उधर लगाने का अर्थ होता है क्या? चुगली करना, एक दूसरे की चुगली करना। हमसे सुन लिया, उसको कह दिया, उसकी सुन ली, हमसे कह दिया। ये क्या है? चुगली करना। कुछ लोग होते हैं जिनको इस काम में बहुत मजा आता है, चुगली करने में। प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो 3 से भिन्न है, अलग है? देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से बताना है। प्रत्यय किसमें जुड़ा हुआ है? प्रत्यय की दृष्टि से जो भिन्न शब्द है वो है आपकी राष्ट्रीय। कैसे? यहां आ गया मधुरता, प्रभुता, हीनता। ये क्या है? ये प्रत्यय की दृष्टि से जो है ये इनमें प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है? इनमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। जबकि जो राष्ट्रीय लिखा है इसमें ईय प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? ईय प्रत्यय। तो ये 3 सेम प्रत्यय वाले हैं और ये डिफरेंट प्रत्यय वाला हो गया, इसलिए ये अलग हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है? संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होता है? संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम प्लस कृति। क्या होता है? सम प्लस कृति। ऑप्शन बी। ठीक है, बात क्लियर हुई। संस्कृति में व्यंजन संधि होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सी संधि? व्यंजन संधि होती है किसमें? आपके संस्कृत में। ठीक है, 2 शब्दों के मेल से बने शब्द को पुनः अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ये संकृति संधि विच्छेद है और इनका संस्कृति संधि हो जाएगा। आगे बढ़िएगा और फिर आपके सामने 100 से 105। तो आपने इस पैराग्राफ में ये समझा कि केवल 2, 3, 4 क्वेश्चन का आंसर उसमें मिलेगा, बाकी आपको 4-5 क्वेश्चन का आंसर अपने आप फाइंड करना होता है। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इसमें क्या है? छोटी सी कविता होती है, एक बार नजर डाल लेते हैं कविता क्या कहती है। कविता कहती है, 1 सेकंड प्लीज। विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि मानव जब जो है परिश्रम करता है तो पत्थर भी पानी, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर, यानी कि एक से बढ़कर के एक गुण विद्यमान हैं मनुष्य के अंदर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, यानी कि मनुष्य के भीतर उसी प्रकार से गुण विद्यमान है जैसे मेहंदी के अंदर लाली छिपी रहती है। वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पद्यांश जो ऊपर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग पत्थर पानी बन सकता है प्रेम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, धर्म के द्वारा या नीति के द्वारा। तो ऊपर जो पंक्ति कही गई है पत्थर पानी बन जाता है, यहां पे लिखा है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है, अथक मेहनत, अथक परिश्रम करने से मनुष्य की समस्याएं ऐसे ही पिघल जाती हैं जैसे पत्थर पानी के रूप में, है ना। तो बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन कहता है परिश्रम, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? परिश्रम के द्वारा पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कवि के अनुसार मनुष्य में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं?
मनुष्य में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं? तो मनुष्य में गुण जो है कैसे छिपते हैं? छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो। मनुष्य के भीतर गुण उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे मेहंदी में लाली छिपी रहती है। मेहंदी में जैसे लाली हो। बात क्लियर हुई? ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विद्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पंक्तियों में तो नहीं मिलेगा, आपको स्वयं ही इसका भाव ढूंढना है। विद्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा? बाधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना। बाधाओं का जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनका धैर्य एवं परिश्रम से सामना करते हुए विजयी होना। विघ्नों को गले लगाना, कांटों में राह बनाना। ऑप्शन बी इज द राइट वन। वर्तिका का अर्थ क्या है? वर्तिका का अर्थ होता है दीपक की बाती। अब इसमें वर्तिका का अर्थ आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, तो दीपक, वर्तिका का अर्थ क्या होता है? दीपक की बाती। जबकि अन्य विकल्प जो जैसे सूर्य है, बहादुर है, सूरमा है, ये जैसे सूरवीर हो गया, ठीक है, मैं समझा देता हूं आपको। सूरवीर हो गया, बहादुर हो गया, सूरमा हो गया, ये सभी आपके योद्धा के पर्यायवाची हैं। क्या हैं ये योद्धा के पर्यायवाची हैं तीनों। रोशनी की विलोम शब्द क्या है? रोशनी का विलोम शब्द, रोशनी का उल्टा क्या हो जाएगा? रोशनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधेरा। भाई रोशनी का प्रकाश होता है, चमकीला का विलोम शब्द मटमैला, और प्रकाश का अंधकार होता है, रोशनी का अंधेरा हो जाएगा। पांव उखड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पांव उखड़ना, पांव उखड़ने का इसमें जो सही अर्थ होगा वो क्या है? हिम्मत हारना। हम कहते हैं ना हमारे तो भाई पांव उखड़ गए, यानी कि हम हिम्मत हार चुके हैं। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है? लेखन कौशल का, राइटिंग स्किल का जो सबसे उच्चतम हाई लेवल वो क्या है? सही वर्तनी होना, या आगे बढ़ते हैं, 3 ऑप्शन और हैं। संयुक्ताक्षर लिखना, लेख लिखना, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो इसमें क्या होगा? लेख लिखना। क्या कहलाएगा? लेख लिखने। लेखन कौशल का सबसे उच्चतम स्तर क्या है? लेख लिखना। जब आप कोई लेख लिखते हैं अर्थपूर्ण तरीके से, यानी कि अपने भावों को, मौलिक विचारों को अर्थपूर्ण तरीके से लिखित रूप जब देते हैं तो उसे कहते हैं कि आपने लेख लिखा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऑप्शन इसमें सी आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है आप भाषा शिक्षक के रूप में, लैंग्वेज टीचर के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? तो इसमें आपको मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक जो तरीका रहेगा, जो इसमें स्वरूप रहेगा, उसको अपनाना चाहेंगे। ठीक है, एक श्रेष्ठ भाषा शिक्षक को मूर्त, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक के रूप में पाठ्य सामग्री के स्वरूप को अपनाना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वह क्या है? तो पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वह युक्तिजन्य है। क्या है? युक्तिजन्य, यानी कि भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। पियाजे कहते हैं जो बच्चा है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, बच्चा नकल करके सीखता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है। ठीक है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान दे करके उसकी मदद करेंगे। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृहकार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन दे करके, कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण, जैसे ही उसकी मातृभाषा हो आप उसमें शिक्षण करेंगे। क्या करना चाहेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जो विद्यार्थी, घर की भाषा अलग है, विद्यालय की भाषा अलग है। मोस्टली ऐसा होता है हम लोग की घर की भाषा अलग होती है, विद्यालय की भाषा अलग होती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके क्या करेंगे, हम उसमें जो है उसमें इंप्रूव करेंगे, उस बच्चे की मदद करेंगे। ठीक है, बहुभाषिकता को इसमें इंप्रूवमेंट देंगे, हेल्प करेंगे बच्चे की, उपयोग करेंगे। ट्रांस लैंग्वेजिंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या कहलाता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाता है। के संबंध में इन कथनों आ और बा पर विचार कीजिए। नंबर 1 तो ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में
व्यवहार करना है। इसमें आपका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आ सही है, बा गलत है, या आ गलत है, बा सही है, या आ और बा दोनों सही हैं। तो इसमें आपका ए और बा दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भाषा उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? साहित्य। क्या यूज किया जाता है? साहित्य। ठीक है, साहित्य में आपकी कहानी आ जाएंगी, आपकी कथाएं आ जाएंगी, आपकी कविताएं आ जाएंगी, इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। कुल भौतिक प्रतिक्रिया, ठीक है, टीआरपी में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? कुल भौतिक प्रक्रिया टीआरपी में शिक्षक की, किसकी? शिक्षक की जो है वो केंद्रीय भूमिका होती है। टीचर को सेंटर में रखा जाता है, या टीचर हमारा सेंटर में होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? समझ के साथ पढ़ना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया। ठीक है, यानी कि हमें मेन पॉइंट हमारा क्या है? समझ के साथ पढ़ना। पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? समझ के साथ पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या होता है? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। इसमें क्या होगा? भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष होता है विषय वस्तु का चयन करना। क्या होता है? विषय वस्तु का चयन करना। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टीफेन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? स्टीफन क्रेसन के अकॉर्डिंग, देखिए ये पिछली बार नया क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्टीफन क्रेसन के अनुसार अर्जन जो है, जो हम लोग अर्जन करते हैं, वह एक अचेतन प्रक्रिया है। ठीक है, स्टीफन क्रेसन अगर बात हुई है इनकी, तो ये जो थे ये भाषा विज्ञान के एक विशेषज्ञ हैं जो भाषा अधिग्रहण और विकास के सिद्धांतों में विशेषज्ञता रखते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? अर्जन है, अचेतन प्रक्रिया अर्जन। ठीक है, जो हम स्वतः ही अर्जित कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, आपने खूब पढ़ा है, जो बच्चे डैश का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जो बच्चे आंतरिक भाषण का यूज करते हैं, निजी भाषण का, व्यक्तिगत भाषण का या मौन भाषण का। वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक बल दिया है? प्राइवेट स्पीच पर, निजी भाषण पर, है ना। निजी भाषण के माध्यम से हम लोग अपने आप ही बात करते हैं। जब कोई काम करते हैं, वो कहते हैं कि जब हम किसी काम को करते हुए प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषण खुद बात करते हैं तो हम उस काम को गाइडेंस देते हैं, निर्देशन देते हैं। ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। इन्होंने प्राइवेट स्पीच पर फोकस किया है, बल दिया है। ठीक है, निजी भाषण, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास डैश से डैश तक होता है। किससे किस तक होता है? आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। पियाजे के अनुसार भाषा विकास आत्म केंद्रित से सामाजिक तक होता है। ठीक है, वह संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट रहता है। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरे के नज़रिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? क्वेश्चन क्या कहता है कि भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। इस दौरान ना तो वो दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट कर रही है और ना ही वह दूसरे के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? आत्म केंद्रित भाषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आत्म केंद्रित भाषण कहलाएगा। इस दौरान जो बच्चा होता है ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमत प्रकट कर रहा है और ना ही वो दूसरों के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आत्म केंद्रित भाषण कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। क्लासेस सब आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी और कोई प्रॉब्लम हो आप में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और जो भी आपका कमेंट हो दिल से स्वागत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।